नमस्कार दोस्तों, राज कंपटीशन क्लासेज में राज परिवार में राज सर द्वारा आपका स्वागत है। देखिए दोस्तों, हम किसको लेकर चर्चा में थे? आपके जोधपुर जिले को लेकर चर्चा में थे। जोधपुर का दोस्तों हमने क्या पढ़ लिया? हमने भूगोल के बारे में जान लिया, भौतिक परिदृश्य पढ़ लिया। इसके बाद हम बात करें तो कला संस्कृति के बारे में हमने बिल्कुल संपूर्ण पढ़ लिया कि जोधपुर में कौन कौन सी कला संस्कृति से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों हमने जो पढ़ना है आज बाकी है वो है आपका जोधपुर का इतिहास। अब मैं इसको जोधपुर का इतिहास कहूँ या मारवाड़ का इतिहास कहूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि मारवाड़ द्वारा 3 राजधानी स्थापित की गई थी। एक तो थी आपकी पाली, एक थी आपकी खेड़ बाड़मेर, एक थी आपकी मंडोर, एक थी आपकी जोधपुर। इन 4 राजधानियां दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों पढ़ते हैं किसके बारे में? मारवाड़ के, या मैं कहूँ जोधपुर के इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले चलते हैं दोस्तों किसको लेकर? जोधपुर या मारवाड़ का इतिहास। जोधपुर या मारवाड़ का इतिहास। दोस्तों जो जोधपुर या मारवाड़ का इतिहास है, तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आता है कि जोधपुर के या मारवाड़ में जो राठौड़ वंश की जो स्थापना की थी, ये किसके द्वारा की गई थी? किसकी दोस्तों? राठौड़ वंश की स्थापना अरे किसके द्वारा की गई? तो सबसे पहले हमको यही जानना है कि अगर वास्तव में मारवाड़ में या आपके जोधपुर में अगर राठौड़ वंश आया तो कहाँ से आया, और यहाँ पर राठौड़ वंश की स्थापना करने वाला वास्तव में कौन था? तो दोस्तों एक एक बात के बारे में डिटेल से चर्चा करते हैं। तो बात को समझना दोस्तों, कहना क्या चाहता हूं। दोस्तों मारवाड़ में राठौड़ वंश की जो स्थापना करते हैं उनका नाम है दोस्तों राव सिंह। अब दोस्तों इन्होंने जो मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी 1237 ईस्वी से 1273 ईस्वी तक दोस्तों राव सिन्हा ने दोस्तों यहाँ पर क्या किया? शासन किया। क्या किया दोस्तों? शासन किया। तो इसी कारण दोस्तों स्थापना करने वाले राव सिन्हा थे, जिनको दोस्तों याद रखना क्या कहा जाता है? राठौड़ वंश का या मारवाड़ का क्या कहते हैं दोस्तों? आदि पुरुष या मूल पुरुष, या दोस्तों इन्हीं को कहा जाता है राठौड़ वंश का संस्थापक। क्या कहा जाता है दोस्तों? राठौड़ वंश का संस्थापक भी इन्हीं को कहा जाता है। फिर दूसरी बात आती है दोस्तों कि क्या बात है और क्या नहीं है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो मारवाड़ की राजधानियां, याद रखना दोस्तों, लिख देता हूं मैं आपको। मारवाड़ की राजधानियां। दोस्तों जो मारवाड़ था इसमें कितनी राजधानियां बनी थी? तो सबसे पहले नंबर 1 पे बनी थी दोस्तों राजधानी, जिसका नाम था पाली। इसी को पालिका भी कहा जाता है, पालिका। इस पाली या पालिका को बनाने वाला दोस्तों कौन है? राव सिन्हा है। कौन है दोस्तों? राव सिन्हा। फिर नंबर 2 पे मैं बात करता हूं, तो नंबर 2 पे आती है दोस्तों आपकी खेड़। खेड़ कहां पड़ती है दोस्तों? आपकी बाड़मेर में। जो खेड़ को राजधानी बनाया था दोस्तों, बनाया था आसकरण ने। आसकरण, या दोस्तों इसी का दूसरा नाम मिलता है आसनाथ। इसके द्वारा दोस्तों दूसरी राजधानी बनाई गई। तीसरी राजधानी की बात करता हूं तो आती है दोस्तों आपके मंडोर। क्या आती है दोस्तों? मंडोर राजधानी को जो बनाया था दोस्तों वो राव जोधा ने बनाया था। किसने बनाया था दोस्तों? राव जोधा द्वारा दोस्तों मंडोर का क्या किया गया था? राव जोधा द्वारा। और अंतिम राजधानी आती है दोस्तों, कितनी अंतिम राजधानी आती है जिसका नाम है जोधपुर। कौन सी राजधानी दोस्तों? जोधपुर। और जोधपुर को बसाने वाले में कौन है दोस्तों? राव जोधा है। राव जोधा के काल में ही जोधपुर दोस्तों इन्होंने क्या की थी? राजधानी बनाया था। अब क्वेश्चन ये आ जाए दोस्तों कि 4 राजधानियां, क्वेश्चन हम पूछ लिया जाए कि मारवाड़ या जोधपुर जो राठौड़ वंश हैं इसके काल में या इसके वंश में कितनी राजधानियां रही? तो आपको याद रखना दोस्तों 4 राजधानियां रही। कितनी रही दोस्तों? 4 राजधानियां रही। इस प्रकार जयपुर के इतिहास में आप लोग कछवा वंश पढ़ते हैं। कछवा वंश में दोस्तों कितनी राजधानियां हैं? 4 ही राजधानियां हैं। कौन कौन सी? सबसे पहले मैं बात करता हूँ वहाँ पर दौसा के बाद में आती हैं दोस्तों आपकी दौसा के बाद में वहाँ पर बनाई गई थी दोस्तों राजधानी, जिसको कहा जाता है
दोस्तों ये बात बनाई गई थी दोस्तों राजधानी, वो बनाई थी दोस्तों किसने, ढोला एंड मारू, रामगढ़, जम्मू और रामगढ़ को बनाया गया था। उसके बाद आमेर बनी थी, आमेर के बाद जयपुर बनी थी। यानी जयपुर और मारवाड़ की राजधानी क्या है दोस्तों, चार राजधानियां हैं। लेकिन बात ये आती है कि राजस्थान में वास्तव में जो राठौड़ वंश है ये कहाँ से आया और क्यों आया, तो थोड़ी सी दोस्तों इसकी कहानी में सुना देता हूँ। क्या कहानी है दोस्तों, समझना अच्छे से बात, क्या करना चाहता हूँ यही साथ में ही नोट करते हुए चलेंगे दोस्तों। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो हुआ था दोस्तों 1191 में, किस किस के मध्य हुआ था, बात को समझना दोस्तों। तराइन का युद्ध किस किस के मध्य हुआ था, तो एक तरफ था दोस्तों मोहम्मद गोरी, एक तरफ मोहम्मद गोरी था, तो दूसरी तरफ था दोस्तों आपके, सीधी सी बात है कि एक तरफ मोहम्मद गोरी ने युद्ध लड़ा और दूसरी तरफ की मैं बात करूं दोस्तों तो मोहम्मद गोरी के अलावा आता है दोस्तों पृथ्वीराज चौहान। कौन आता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान। इन दोनों के बीच में दोस्तों तराइन का प्रथम युद्ध होता है। तराइन के प्रथम युद्ध में दोस्तों इस मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। पृथ्वीराज सेकंड की क्या हो जाती है दोस्तों, जीत हो जाती है। याद रखना दोस्तों, इस समय मोहम्मद गोरी का साथ दिया था जयचंद गढ़वाल ने। और दोस्तों ये जयचंद गढ़वाल था ये था आपका कनौज का, कहाँ का था, कनौज का था। जयचंद गढ़वाल ने किसका साथ दिया था, मोहम्मद गोरी का साथ दिया था। जयचंद गढ़वाल जो कहाँ का था दोस्तों, कनौज का था। लेकिन तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी की क्या हो जाती है दोस्तों, हार हो जाती है। और दोस्तों यहाँ पर विजय किसकी हो जाती है, पृथ्वीराज चौहान की विजय हो जाती है। फिर दोस्तों अगले ही वर्ष तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का कौन सा युद्ध होता है दोस्तों, द्वितीय युद्ध होता है जो होता है 1192 में। इसमें फिर भी कितने पक्ष थे दोस्तों, दो व्यक्ति थे। एक तरफ वही मोहम्मद गोरी, एक तरफ कौन दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान। अब इस युद्ध में क्या होता है दोस्तों, पृथ्वीराज चौहान की क्या होती है, हार होती है। और इस व्यक्ति की क्या होती है दोस्तों, जीत होती है। मोहम्मद गोरी की क्या होती है दोस्तों, जीत होती है। और इसी युद्ध में भी किसने साथ दिया, जयचंद गढ़वाल ने। जयचंद गढ़वाल क्या देता है दोस्तों, साथ देता है। अब जयचंद गढ़वाल जो कहाँ का था, फिर मैं लिख देता हूं एक बार दोस्तों, कनौज का था। ये क्यों लिख रहा हूं इतनी बातें, ताकि आपको जो एक इफेक्ट है दोस्तों बिल्कुल क्या रहे दोस्तों, क्लियर रहे इतिहास के पन्ने को लेकर। इसके बाद दोस्तों कंडीशन क्या होती है कि ये मोहम्मद गोरी और किसके बीच में बेटा, जयचंद गढ़वाल के बीच में ही युद्ध हो जाता है, झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है। जिस युद्ध को दोस्तों याद रखना किस नाम से जाना जाता है, जिस युद्ध को जाना जाता है दोस्तों लाखा झवर का युद्ध या लाखा भंवर का युद्ध। किसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, लाखा झवर का युद्ध या लाखा भंवर का युद्ध, सॉरी चंद्रावल का युद्ध हो। कौन सा युद्ध, चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध है जो दोस्तों 1194 में हुआ था। कब हुआ था, 1194 में हुआ था। तो दोस्तों ध्यान देना, इन दोनों के बीच में विवाद होने के कारण एक युद्ध होता है दोस्तों जिसका नाम है चंदावर का युद्ध। चंदावर का क्या हुआ दोस्तों, युद्ध हुआ। और चंदावर का युद्ध कब हुआ था, 1194 में हुआ था। क्वेश्चन आ जाए कि चंदावर का जो युद्ध है किसके किसके मध्य हुआ था, तो एक तरफ तो था दोस्तों मोहम्मद गोरी, एक तरफ था दोस्तों जयचंद गढ़वाल, एक तरफ ये व्यक्ति था। याद रखना दोस्तों। अब कंडीशन ये है कि दोस्तों युद्ध में साथ देने के बाद, दोनों युद्ध में जयचंद गढ़वाल का साथ देने के बाद भी मोहम्मद गोरी दोस्तों जयचंद के कनौज को अपने क्षेत्र में मिलाने के लिए मोहम्मद गोरी इसी से क्या कर लेता है, युद्ध कर लेता है। याद रखना दोस्तों युद्ध ही नहीं करता मोहम्मद गोरी, याद रखना जयचंद गढ़वाल को क्या कर देता है, इस युद्ध में हरा देता है। मैं कह सकता हूँ इसके वंश को ही क्या कर देता है, खत्म कर देता है। और यहाँ पर दोस्तों जीत किसकी होती है, मोहम्मद गोरी की होती है। लेकिन दोस्तों ये युद्ध होने के बाद जयचंद गढ़वाल का एक पुत्र था दोस्तों, क्या था, पुत्र। उस पुत्र का नाम था दोस्तों राव सिन्हा। क्या नाम था दोस्तों, राव सिन्हा। जयचंद गढ़वाल राव सिन्हा से कहते हैं कि हे मेरे पुत्र, यानी मेरा वंश अगर तू नहीं रहा तो यही क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तो तुझे इस युद्ध भूमि से निकल कर जाना पड़ेगा। तो दोस्तों याद रखना यही राव सिन्हा अपने कुछ सैनिकों को, अपने कुछ साथियों को अपने साथ लेकर दोस्तों द्वारिका की यात्रा करते हैं।
किसके कहने पर दोस्तों? जयचंद गढ़वाल के कहने पर अपने वंश को जिंदा रखने के लिए ये यहाँ से कहाँ जाते हैं दोस्तों? कनौज से कहाँ जाते हैं? द्वारिका जाते हैं। कहाँ जाते हैं दोस्तों? द्वारिका जाते हैं। तो द्वारिका में क्या घटना होती है वो भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए दोस्तों क्या कहना चाहता हूँ, ये है आपका कनौज। कनौज, अब कनौज से व्यक्ति द्वारिका जाएगा तो दोस्तों आपको पता है कि बीच में राजस्थान आएगा। बीच में क्या आएगा दोस्तों? राजस्थान आएगा। कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ से यहाँ जाएगा तो दोस्तों ध्यान देना, क्या कहना चाहता हूँ कि बीच में क्या आने वाला है? आपका राजस्थान आने वाला है। बात को समझना दोस्तों, ये है आपका राजस्थान। मान लीजिए आपका क्या है दोस्तों? राजस्थान है। बात को समझो। और राजस्थान को पार करने के बाद दोस्तों यहाँ पर क्या आता है? द्वारिका या द्वारका। और द्वारका कहाँ पड़ता है दोस्तों? गुजरात में। गुजरात में द्वारिका जाएंगे दोस्तों। द्वारिका जाकर दोस्तों क्या करेंगे? अपने वंश की नींव को आगे बढ़ाने के लिए द्वारिका जाकर मुराद करेंगे ईश्वर से कि मेरे वंश को बनाए रखना। तो दोस्तों कौन? कनौज से कौन जाता है? राव सिन्हा जाता है कुछ सैनिकों को अपने साथ लेके। लेकिन जब ये जाता है दोस्तों कनौज से राजस्थान के मध्य से गुजर के, तो कंडीशन यहाँ पर ये होती है दोस्तों, जैसे ही राजस्थान के मध्य से प्रवेश करता है तो दोस्तों ध्यान देना, कंडीशन ये थी, यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है दोस्तों जिसका नाम है पाली। कौन सा क्षेत्र है दोस्तों? पाली। और पाली में कुछ ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है पालीवाल ब्राह्मण। कौन से ब्राह्मण है दोस्तों? पालीवाल ब्राह्मण। दोस्तों जो पाली वाले जो ब्राह्मण थे ये मेर जाति से परेशान थे। किससे बेटा? मेर जाति से। पहली बात तो आप लोगों के सामने, पाले वाले ब्राह्मण किससे परेशान थे? मेर जाति से परेशान थे। क्योंकि दोस्तों पाले वाले ब्राह्मणों को ये मेर जाति के व्यक्ति क्या कर लेते? लूट लेते थे। इनकी बहन बेटियों के साथ गलत व्यवहार करते थे। दोस्तों इतने ज्यादा परेशान थे पाले वाले के ब्राह्मण जिसकी कोई हद नहीं है। दूसरी परेशानी क्या थी कि इधर है दोस्तों आपके जय सिंह सोलंकी। नाम क्या है दोस्तों? जय सिंह सोलंकी। और जो जय सिंह सोलंकी था तो दोस्तों ये जो जय सिंह सोलंकी था, ये जो जय सिंह सोलंकी परेशान था सिंध के मारो लाखा के साथ। किसके साथ दोस्तों? मारो लाखा। अब मारो लाखा कहाँ का था दोस्तों? सिंध का, सिंध प्रांत पाकिस्तान का। सिंध के मारो लाखा बार बार दोस्तों जय सिंह सोलंकी पर क्या कर देता? आक्रमण कर देता। तो दोस्तों सिंध के मारो लाखा से जय सिंह सोलंकी क्या था? परेशान था। इधर मेर जाति के व्यक्ति से कौन परेशान थे? पाली के पालेवाल ब्राह्मण परेशान थे। और इस समय दोस्तों इस रास्ते से गुजर कर कौन जा रहा था? आपका राव सिन्हा गुजर के जा रहा था। जब राव सिन्हा के साथ कुछ सैनिकों की टुकड़ी देखी तो दोस्तों याद खड़ा, जय सिंह ने और किसने? पालीवाल ब्राह्मणों ने राव सिन्हा से क्या मांगी दोस्तों? मदद मांगी। क्या मांगते हैं दोस्तों? मदद मांगते हैं। और मदद मांग के कहते हैं कि अब तो आपसे ही उम्मीद है, वरना हम मारू लाखा और ये कहते हैं कि मेर के मीना से हम तो क्या है? परेशान है। लेकिन राव सिन्हा दोस्तों कहता है कि मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपकी पूरी सहायता करूंगा, लेकिन वचन के साथ सहायता तो मैं करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा काम है। क्योंकि मेरे दादाजी को मैंने वचन दिया है, सबसे पहले मुझे किसकी यात्रा करनी है? द्वारिका की यात्रा करनी है। क्योंकि मेरे वंश का, मेरे कुल का मैं क्या हूँ? अंतिम व्यक्ति हूँ। मैं सबसे पहले द्वारिका जाकर ईश्वर से मुराद करूंगा, आशीर्वाद लेकर ही मैं जब वापस लौटूंगा तो बिल्कुल आपके क्या करूंगा दोस्तों? मदद करूंगा। और दोस्तों वही होता है। राव सिन्हा यहाँ से जाते हैं दोस्तों, राजस्थान को पार करते हुए द्वारका चले जाते हैं। और द्वारका जाने के बाद याद रखना दोस्तों, जब ये द्वारका दर्शन करके दोस्तों वापस आते हैं, कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान में वापस आने के बाद कंडीशन ये होती है कि जय सिंह सोलंकी जो था इसकी रक्षा किससे करते हैं दोस्तों? मारू लाखा से। अब मारू लाखा को क्या कर देते हैं दोस्तों? जय सिंह गढ़वाल मार देते हैं। मारू लाखों को क्या कर दिया दोस्तों? मार दिया। और मारने के बाद दोस्तों याद रखना, पाले वाले ब्राह्मणों की भी क्या करते हैं? सहायता करते हैं। और मेर को मीणा को भी क्या करते हैं दोस्तों? युद्ध में परास्त कर देते हैं। युद्ध में परास्त करने के बाद दोस्तों यही राव सिन्हा आपके इस पाली नामक क्षेत्र में अपने वंश की प्रथम राजधानी की क्या करते हैं दोस्तों? स्थापना करते हैं। तो कहा जाता है कि मारवाड़ में पाली सर्वप्रथम जो राजधानी बनाई थी वो राव सिन्हा ने बनाई थी। किसने बनाई थी दोस्तों? राव सिन्हा ने बनाई थी। देखो दोस्तों, जैसे ही जय सिंह गढ़वाल की सारी बीमारी खत्म हो गई, मारू लाखा मारा गया, तो जय सिंह गढ़वाल राव सिन्हा से प्रसन्न होकर अपनी पुत्री पार्वती का, किसका बेटा? अपनी पुत्री पार्वती का क्या कर देता है? विवाह कर देता है। पार्वती सोलंकी का विवाह कर दिया जाता है। किसके साथ दोस्तों? राव सिन्हा के साथ। किसके साथ कर दिया जाता है? राव सिन्हा के साथ विवाह कर दिया जाता है। और विवाह करने के बाद दोस्तों ये अपनी राजधानी खुद पाली को ही बना लेते हैं। किसको बना लेते हैं दोस्तों? पाली को ही बना लेते हैं। लेकिन अब बात यह है कि दोस्तों ये मारू लाखा तो मारा गया, लेकिन क्या एक बात बताओ, ये मेर जाति के जो व्यक्ति हैं ये चुप बैठेंगे? अरे नहीं बैठेंगे।
तो दोस्तों क्वेश्चन आता है कि राव सिन्हा और मेरे जाति के बीच में एक युद्ध हुआ था जिसको लाखा झवर या भंवर का युद्ध कहा जाता है। लाखा झवर या भंवर का जो युद्ध हुआ था वो 1273 यानी 73वीं ईस्वी में हुआ था। 1273 ईस्वी में दोस्तों इतना खतरनाक दोनों के बीच में युद्ध होता है, कहा जाता है कि लाखों पाली वाले ब्राह्मण इस युद्ध में शहीद हो गए। कितने ब्राह्मण दोस्तों? लाखों पाली वाले ब्राह्मण अरे इस युद्ध में शहीद हो जाते हैं। और युद्ध में शहीद होने के बाद दोस्तों कंडीशन ये होती है कि जो पाली वाले ब्राह्मण व्यक्ति होते हैं अपने कंधे पर क्या डालते हैं दोस्तों? जंदेव धारण करते हैं। इनकी जितनी भी पत्नियां दोस्तों विधवा हुई वो अपने हाथों में सफेद चूड़ा क्या करती हैं? धारण करती हैं। तो दोस्तों कंडीशन ये थी कि इस लाखा झवर के युद्ध के बाद जब इनकी जंदेव उतारी गई, जो महिला विधवा हुई उनके हाथों की चूड़ियां उतारी गई, सफेद चूड़ियां, तो दोस्तों कंडीशन ये थी कि एक पर्वत एक ढेर लग गया दोस्तों किसका? जंदेव और चूड़ियों का। इतनी संख्या में दोस्तों पाली वाले ब्राह्मणों की क्या हुई थी? यहाँ पर मृत्यु हुई थी। तो दोस्तों वो सवाल आता है कि धोला चबूतरा कहाँ स्थित है? कौन सा चबूतरा? धोला चबूतरा, जिसका निर्माण हुआ था दोस्तों चूड़ी और जंदेव के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? चूड़ी और जंदेव के द्वारा निर्माण हुआ था। तो ये घटना कहाँ की दोस्तों? बिट्ठू गांव पाली की। एक गांव था छोटा सा बिट्ठू गांव पाली, उस बिट्ठू गांव पाली में दोस्तों लाखा झवर का युद्ध हुआ 1273 में। और उसी स्थान की दोस्तों ये घटना है जहां पर धोला चबूतरा क्या है बेटा? आज वर्तमान में भी बना हुआ है। जंदेव और महिला जो जो विधवा महिला हुई थी उनका आज भी चबूतरा है। तो इतनी कहानी है दोस्तों। तो अपन चाहे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? सबसे पहले तो राव सिन्हा। तो राव सिन्हा ने दोस्तों मैं यहां लिख दूं, सबसे पहले क्या की बेटा? द्वारका की यात्रा की। कहाँ की यात्रा की दोस्तों? द्वारका की यात्रा की। आगे लिख देता हूं दोस्तों, राजस्थान में जय सिंह सोलंकी सिंध की मारू लाखा से परेशान थे तथा पाली वाले ब्राह्मण मेरे जाति से परेशान थे। मेरे जाति से परेशान थे। किससे परेशान थे दोस्तों? मेरे जाति से परेशान थे। दोस्तों यहाँ तक का अगर आपको बात समझ में आई है तो दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर उसके बाद अपन जो फैक्ट हैं जो मैंने अभी बताया दोस्तों आपको कहानी के रूप में, उसको अपन ऐड करते हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। देखिए दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। परेशान थे दोस्तों, पूरी कहानी मैंने आपको बताई दी कि कौन थे ये राव सिन्हा। तो याद रखना दोस्तों, जयचंद गढ़वाल के क्या थे दोस्तों? पोते थे। कौन थे दोस्तों? पोते थे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं आगे लिख देता हूं दोस्तों, फिर आगे चलता हूं दोस्तों। राव सिन्हा ने मारू लाखा का वध करके जय सिंह सोलंकी की सहायता की। क्या क्या दोस्तों? सहायता की। किसको मार दिया? मारू लाखा को मार दिया। तो दोस्तों जय सिंह सोलंकी की एक पुत्री थी जिसका नाम था पार्वती सोलंकी। देखो दोस्तों जय सिंह ने अपनी पुत्री पार्वती का विवाह राव सिन्हा के साथ किया। किसके साथ किया दोस्तों? राव सिन्हा के साथ किया। किसके साथ किया दोस्तों? राव सिन्हा के साथ किया। फिर अगली बात लिख देता हूं दोस्तों कि राव सिन्हा ने अपने राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी किसको बनाया? पाली को बनाया। देखो दोस्तों लिख देता हूं, राव सिन्हा ने राव
सिन्हा ने राठौड़ वंश की प्रथम राजधानी पाली या पालिका, प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, पालिका को बनाया। किसको बनाया दोस्तों, अपनी प्रथम राजधानी पाली या पालिका को बनाया। यह बात आपको याद रखनी है शादी करने के बाद। दूसरी बात दोस्तों, अगली बात लिख देता हूं, पाली के ब्राह्मणों मैं लिख दिया बेटा, तो याद रखना दोस्तों, लाखा झवर का युद्ध, लाखा झवर या दोस्तों दो बातें आती हैं, भवर का युद्ध। दोस्तों जो लाखा झवर या भवर का युद्ध हुआ था, ये हुआ था 1273 ईस्वी में। कब हुआ था दोस्तों, 1273 ईस्वी में। ये किसका युद्ध होता है दोस्तों, लाखा झवर या भवर का युद्ध होता है। इसमें कंडीशन क्या आती है, एक तरफ तो कौन थे दोस्तों, ध्यान देना, एक तरफ तो कौन था दोस्तों, आपका बात क्लियर कर देता हूं, एक तरफ तो दोस्तों राव सिन्हा, कौन था दोस्तों, राव सिन्हा, क्योंकि राव सिन्हा ने दोस्तों वचन लिया था मेर जाति के व्यक्तियों से ब्राह्मणों की रक्षा करना। इधर कौन थे दोस्तों, मेर जाति के दोस्तों व्यक्ति थे। राव सिन्हा ने किसका साथ दिया दोस्तों, याद रखना, पाली वाल ब्राह्मणों का, पाली वाल ब्राह्मण। तो दोस्तों मैं लिख देता हूं, क्या लिख देता हूं कि इस युद्ध में लाखों ब्राह्मण शहीद हुए। किस युद्ध में दोस्तों, आपके लाखा झवर के या भवर के युद्ध में लाखों ब्राह्मण क्या होते हैं दोस्तों, शहीद हो जाते हैं। और शहीद होने के बाद दोस्तों ये जो युद्ध हुआ था दोस्तों, लाखा झवर या भवर का जो युद्ध हुआ था, वो अगर आप अच्छा तो लिख सकते हो, बिट्ठू गांव कहाँ था दोस्तों, पाली में। लिखना ही पड़ेगा दोस्तों, तो मजबूरी है उनकी, है ना, लिखना पड़ेगा। कहाँ होता, बिट्ठू गांव पाली में ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो मैं बात करता हूं दोस्तों, ब्राह्मणों की जंदेव विधवा महिलाओं की सफेद चूड़ियों से एक ढेर लग गया। क्या लग गया दोस्तों, ढेर लग गया। तो क्वेश्चन आता है सफेद चबूतरा। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाएगा सफेद चबूतरा कहाँ है, तो आपको याद रखना दोस्तों, बिट्ठू गांव पाली में। कहाँ पर है दोस्तों, बिट्ठू गांव पाली में। धोला चबूतरा, सफेद नहीं कहूंगा दोस्तों, धोला चबूतरा आता है। क्या आता है दोस्तों, धोला चबूतरा कहाँ स्थित है दोस्तों, बिट्ठू गांव पाली में। याद रखना दोस्तों, 1273 ईस्वी में राव सिन्हा वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ हुए थे दोस्तों वीर गति को प्राप्त, तो याद रखना दोस्तों, राव सिन्हा का स्मारक या वह लेख कहां पर है दोस्तों, बिट्ठू गांव पाली में है। बिट्ठू गांव पाली में है। किसका लेख दोस्तों, राव सिन्हा का स्मारक है, लेख कहां पर है, बिट्ठू गांव पाली में। दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण शहीद हुए थे कि उनके जब शरीर के जिंदे और महिला के हाथों के सफेद चूड़ियां उतारी गई, तो दोस्तों एक चबूतरे का क्या हो गया, निर्माण हो गया, एक पाठ जैसे आकृति बन गई। तो दोस्तों ये सारी कहानी किसकी है, राव सिन्हा की कहानी थी। किसकी कहानी थी दोस्तों, राव सिन्हा की कहानी थी। फिर दोस्तों याद रखना, पार्वती तथा इनके आगे लिख देता हूं दोस्तों। इसके बाद में अगर घटना की बात करूं तो पार्वती तथा इनका क्या था दोस्तों, एक पुत्र था जिनका नाम था राव आस्करण। क्या था दोस्तों, आस्करण या आसनाथ जिसका नाम था, वो किसका पुत्र था, पार्वती तथा राव सिन्हा का। तो अगली बात करता हूं दोस्तों, अगला राजा कौन आता है, राव आस्करण।
या आसनाथ, आसनाथ। इनका शासनकाल था दोस्तों 1273 से, शासनकाल था दोस्तों इनका 1273 से। दोस्तों इनका शासनकाल कोई नहीं पूछेगा, हाँ ठीक है, क्योंकि इनका संबंध दोस्तों जोधपुर से नहीं है। सबसे पहले तो इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी खेड़ बाड़मेर। दोस्तों जैसे ही राव सेना की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। राव सेना की मृत्यु होने के बाद इनका पुत्र था दोस्तों राव आस्करण या आसनाथ। तो इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लिख देता हूं, क्योंकि इनका संबंध जोधपुर से नहीं है। जब हम मारवाड़ का जो इतिहास पढ़ेंगे, संपूर्ण इतिहास जब इनकी चर्चा करेंगे दोस्तों, तो मैं सीधी सी बात लिख देता हूं, थोड़ी सी नॉलेज क्या लिख दूं कि दोस्तों याद रखना, राव सेना व पार्वती के क्या थे दोस्तों, ये पुत्र थे। राव सेना और किसके पुत्र थे दोस्तों, पार्वती के पुत्र थे। अगली बात लिख देता हूं दोस्तों, अपनी नई राजधानी, अपनी नई राजधानी खेड़ कहां पड़ता है दोस्तों, बाड़मेर को बनाया। किसको बनाया दोस्तों, खेड़ बाड़मेर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। तथा दोस्तों यहाँ पर इन्होंने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। किसका निर्माण करवाया दोस्तों, एक मंदिर का निर्माण करवाया। छोटी छोटी बातें हैं। तो दोस्तों आस्करण के बाद कौन आता है, आस्करण के बाद कौन आता है, छोटी छोटी बात कर लेते हैं। आस्करण के बाद आता है दोस्तों आपका राव धुवड़। दोस्तों राव धुवड़ है, इस राव धुवड़ की क्या लिख देता हूं मैं दोस्तों, राव धुवड़ की भी कोई खास विशेषता नहीं है। जो राव धुवड़ है दोस्तों, ये आस्करण या आसनाथ के क्या हैं, पुत्र हैं। इनकी एक ही बातें हैं दोस्तों, याद रखना क्या बातें हैं वो मैं लिख देता हूं यहां पर। यह कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लेके आए थे। माता की चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाए थे। मूर्ति लाए कहां से दोस्तों, ये कर्नाटक से चक्रेश्वरी माता की क्या लाए थे, मूर्ति लाए थे। जो दोस्तों किससे निर्मित है, याद रखना, मूर्ति क्या है दोस्तों, 18 भुजा वाली, 18 भुजा वाली। दूसरी बात है काष्ठ से निर्मित प्रतिमा थी दोस्तों। 18 भुजा वाली थी, काष्ठ से निर्मित प्रतिमा थी। याद रखना दोस्तों, क्या है ये, राठौड़। स्थापित कहां करवाए थे दोस्तों, लाके स्थापित करवाए थे दोस्तों नगाड़ा गांव बाड़मेर में लाकर स्थापित करवाए। याद रखना दोस्तों, इसको राठौड़ वंश की कुल देवी कहते हैं। कुल देवी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों कि राठौड़ वंश की जो कुल देवी है वो कौन सी है दोस्तों, आपके राठौड़ वंश की कुल देवी चक्रेश्वरी माता है। कौन है दोस्तों, चक्रेश्वरी माता है, जिसकी स्थापना कहाँ करवाई थी, स्थापना नगाड़ा गांव बाड़मेर में करवाई थी। किसकी प्रतिमा है, काष्ठ से निर्मित प्रतिमा है। काष्ठ का मतलब होता है तो लकड़ी की। याद रखना, पूरे राजस्थान में दोस्तों, किसमें, पूरे राजस्थान में एकमात्र प्रतिमा है जो लकड़ी से निर्मित है, जिसकी कितनी भुजाएं दोस्तों, 18 भुजा वाले देवी हैं। दोस्तों कितनी भुजा वाली है, 18 भुजा वाले देवी हैं। लेकिन मैं बता दो दोस्तों, राव आस्करण या आसनाथ या राव धुवड़, इनका संबंध किससे नहीं है, जोधपुर से नहीं है। इनका संबंध किससे है दोस्तों, आपके बाड़मेर से है। क्योंकि इन्होंने जो राठौड़ वंश की राजधानी बनाई थी दोस्तों, राजधानी बनाई थी किसको, खेड़ बाड़मेर को। इसलिए फिर भी मैं थोड़ा सा इनके बारे में थोड़ा सा नॉलेज दे रहा हूं, ताकि दोस्तों आपका जो मारवाड़ है और जो आपका जोधपुर का जो इतिहास है वो एक क्रमबद्धता से बंधा रहे। तो दोस्तों यहाँ तक बिल्कुल आपको बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों ऐसा कीजिए कि आप यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए। देखो दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और क्या क्या बातें होती हैं। देखो दोस्तों, इन दोनों का संबंध किससे मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ। इनका संबंध है खेड़ बाड़मेर से। अपनों को क्या पढ़ना है, अपन जिला दर्शन पढ़ रहे हैं तो अपनों को जोधपुर के राजाओं से मतलब है प्रेजेंट में तो, लेकिन फिर भी मैं बिल्कुल डिटेल आपके साथ सामने क्लियर करवा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों, राव धुवड़ के बाद राव सलका आते हैं। कौन आते हैं दोस्तों, राव सलका आते हैं। राव सलका की कोई औलाद नहीं थी।
क्या नहीं थे दोस्तों, कोई औलाद नहीं थी, तो एक साधु के आशीर्वाद से राव सलका जी के 4 पुत्रों को क्या होता है दोस्तों, जन्म होता है। इसमें सबसे बड़े पुत्र का नाम है, आपको पता हो तो दोस्तों, मल्लीनाथ जी। कौन है मल्लीनाथ जी? तो उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको विस्तृत रूप से बता देता हूँ, क्या है दोस्तों उनके बारे में भी, ताकि एक क्रमबद्धता बनी रहेगी। देखो दोस्तों, इसके बाद जो राजा आते हैं वो आते हैं दोस्तों राव सलका। कौन आते दोस्तों? राव सलका। क्वेश्चन आ जाए कि राव सलका कौन थे, तो याद रखना दोस्तों, राव सलका थे राव दोहड़ के पुत्र, ऐसा लिख लेते हैं। दूसरी बात, इनके कोई संतान नहीं थी, इनके कोई संतान नहीं थी। याद रखना, एक साधु के आशीर्वाद से, एक साधु के आशीर्वाद से 4 पुत्रों का क्या हुआ दोस्तों, जन्म हुआ। दोस्तों साधु ने आशीर्वाद तो दे दिया, इनकी कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक साधु ने कहा कि तुम्हारी संतान होगी, लेकिन एक शर्त है मेरी, कि जो तेरी प्रथम संतान होगी वो 18 वर्ष होने के बाद जब वो उसको राज्याभिषेक करवाएगा, तो याद रखना उसको एक साधु के वेश में ही राज्याभिषेक करवाना है। जब भी वो राजपाट करेगा दोस्तों, एक साधु के वेश में रहकर ही राजपाट करेगा, जब तो तुझे संतान होगी, वरना संतान नहीं होगी। तो दोस्तों आस्करण जी ने कहा था कि बिल्कुल मैं 18 वर्ष की उम्र में जो भी मेरे प्रथम पुत्र होगा उसके 18 वर्ष की आयु में ही एक साधु के वेश में क्या करवाऊंगा, उसका राज तिलक करूंगा। ये किसने कहा था? राव सलका ने। तो दोस्तों इनके पुत्र 4 पुत्र पैदा होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा पुत्र का नाम होता है। दूसरी बातें बोली थी दोस्तों साधु ने, साधु का नाम था मल्लीनाथ। साधु का नाम क्या था दोस्तों? मल्लीनाथ था। साधु ने कहा कि तुझे इसका नामकरण, क्या दोस्तों, इसका नामकरण मेरे ही नाम पर रखना पड़ेगा, और जब ये 18 साल का हो जाए तो इसका राज तिलक एक मेरे ही रूप में, साधु के रूप में तुझे तेरे वंश में करना पड़ेगा। तो दोस्तों इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने अपने पुत्र का नाम किस नाम से रखा दोस्तों? एक साधु के नाम से। तो याद रखना दोस्तों। इसके बाद कौन आता है? इनके बाद कौन आता है दोस्तों? राव मल्लीनाथ आता है। राव मल्लीनाथ। दोस्तों इन सभी का संबंध अभी वर्तमान में खेड़ बाड़मेर से है। तो दोस्तों याद रखना, इनके बाद कौन आता है? राव मल्लीनाथ आता है। इनके 4 पुत्र थे, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कौन कौन थे। सबसे पहले राव मल्लीनाथ। राव मल्लीनाथ के बाद आता है दोस्तों वीरमदेव। कौन आता है? वीरमदेव। वीरमदेव के बाद दोस्तों 2 और हुए, जिनका कोई ऐसा कोई खास उल्लेख नहीं है, तो आप तो 2 तो याद रखो, बाकी 2 हैं तो छोड़ो। क्या मतलब? एक है सोजत, अगर पूछना चाहो तो क्या है कि सोजत है। कौन है दोस्तों? एक सोजत है। एक सोजत के बाद दोस्तों एक आता है जिसका नाम है दोस्तों, एक सोजत के बाद एक और आता है जिसका नाम है दोस्तों, थोड़ा सा दिमाग में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट ये है। तो याद रखना दोस्तों, राव मल्लीनाथ का याद रखना दोस्तों, साधु के आशीर्वाद से नामकरण। दूसरी बात, 18 वर्ष की आयु में राज तिलक साधु के वेश में। जब दोस्तों इनका राज तिलक कर दिया जाता है साधु के वेश में, राज तिलक करने के बाद दोस्तों इनकी शादी कर दी जाती है। किनकी दोस्तों? मल्लीनाथ जी की शादी कर दी जाती है। और मल्लीनाथ जी की जो शादी की जाती है दोस्तों, वो की जाती है दोस्तों रूपादे के साथ। किसके साथ दोस्तों? रूपादे। तो इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था दोस्तों रूपादे। और दोस्तों जो रूपादे थी ये किसके शिष्या थी? शिष्या ये थी दोस्तों उगम सिंह भाटी की। उगम सिंह भाटी की शिष्या थी। तो दोस्तों राजपाट ग्रहण करने के बाद दोस्तों कंडीशन क्या थी कि अपनी पत्नी रूपादे के प्रभाव में आकर, किसके प्रभाव में आकर दोस्तों? उगम सिंह भाटी है दोस्तों, उगम सिंह भाटी। तो नोट बना के लिख देता हूं दोस्तों, मल्लीनाथ जी की कोई ज्यादा खास विशेषता नहीं है, तो याद रखना दोस्तों, अपनी पत्नी रूपादे के प्रभाव में आकर दोस्तों इन्होंने राजपाट का क्या कर दिया दोस्तों? त्याग कर दिया तथा उगम सिंह भाटी के
तथा उगम से भाटे की शिष्यता क्या करे दोस्तों, शिष्यता ग्रहण कर ली। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है, इनका मंदिर कहाँ पर है? मल्लीनाथ जी का क्या है दोस्तों? मंदिर। इधर दूसरा मंदिर है दोस्तों मालाजाल में, किसका? इनकी पत्नी रूपादे का। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यह मंदिर है तिलवाड़ा में। तिलवाड़ा कहाँ है दोस्तों? बाड़मेर में। किसका मंदिर है? याद रखना, मल्लीनाथ जी का। आपको पता हो तो दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का सबसे बड़ा पशु मेला बढ़ता है। दूसरी बातें हैं, इधर जो मंदिर है वो है रूपादे का। किसका है दोस्तों? रूपादे का। ये है दोस्तों कहाँ पर? मालाजाल। मालाजाल, मालाजाल भी कहाँ पर दोस्तों? ये आपका बाड़मेर में, बाड़मेर में। तो दोनों के मंदिर बने हुए दोस्तों, मालाजाल बाड़मेर में, और यहाँ पे ये मालाजाल बाड़मेर, ये कहाँ पर? तिलवाड़ा, जहाँ पर मल्लीनाथ जी का मेला भरता है। दोस्तों ये सारा फैक्ट है किसको लेकर दोस्तों? बताइए मुझे, किसको लेकर फैक्ट है? ये है फैक्ट आपके बाड़मेर या खेड़ को लेके। इनके बाद में दोस्तों मल्लीनाथ जी राजपाट से संन्यास ले लेते हैं, लेकिन इनसे छोटे भाई थे इनके वीरमदेव। कौन थे दोस्तों? वीरमदेव। वीरमदेव दोस्तों किसके सत्ता संभालते हैं? खेड़ बाड़मेर के, है ना। इसके बाद जो राजा बनते हैं उनका नाम क्या है दोस्तों? वीरमदेव। वीरमदेव। अब दोस्तों वीरमदेव जो राजा बनते हैं कहाँ के? खेड़ बाड़मेर के, खेड़ बाड़मेर के। क्योंकि संन्यास किसने ले लिया? बताइए मुझे, संन्यास किसने ले लिया? मल्लीनाथ जी ने संन्यास ले लिया। और मल्लीनाथ जी के संन्यास लेने के बाद दोस्तों जो राजा बनता है वो बनता है आपके वीरमदेव खेड़ बाड़मेर का। जैसे ये दोस्तों राजा बनते हैं तो इनके एक पुत्र था। इनका क्या था दोस्तों? एक पुत्र था। पुत्र का नाम था दोस्तों रावचोड़ा। रावचोड़ा। अब रावचोड़ा कंडीशन क्या थी दोस्तों कि रावचोड़ा को गुजरात अभियान में दोस्तों, इनके बाद इनका पुत्र रावचोड़ा वीरमदेव की क्या हो जाती है दोस्तों? कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है। तो अगला जो उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों, अगला जो उत्तराधिकारी बनता है दोस्तों वो कौन बनता है? वो कौन बनता है दोस्तों? रावचोड़ा। रावचोड़ा, बिल्कुल। हाँ, इनकी मृत्यु होने के बाद ध्यान देना दोस्तों, रावचोड़ा को मल्लीनाथ के आशीर्वाद से, मल्लीनाथ के आशीर्वाद से खेड़ का राजा बनाया जाता है। खेड़ का राजा बनाया जाता है, बनाया जाता है। देखो दोस्तों खेड़ का राजा तो बना दिया किसको? रावचोड़ा को। लेकिन कंडीशन क्या हुई दोस्तों? एक दिन ये गए थे दोस्तों गुजरात अभियान पर। कौन? रावचोड़ा। अब गुजरात में दोस्तों याद रखना, सिंध से कुछ व्यापारी आए थे दोस्तों, घोड़े के व्यापारी सिंध से आए थे दोस्तों, घोड़े की खरीदारी। और दोस्तों कंडीशन क्या हुई? रावचोड़ा ने उन व्यापारियों के घोड़े क्या कर लिए? अपने अधीन कर लिए, और देने से क्या कर दिया? मना कर दिया। लेकिन किसी और व्यक्ति के माध्यम से किसने कहा कि आप ऐसा कीजिए, मल्लीनाथ जी से जाके मिलिए, क्योंकि मल्लीनाथ जी के क्या है? पुत्र हैं, भाई के पुत्र हैं, भाई के पुत्र हैं। तो मल्लीनाथ जी की बात रावचोड़ा कभी टाल ही नहीं सकता। तो दोस्तों कंडीशन ये थी कि वो जो व्यापारी थे, घोड़े के जो व्यापारी थे, जो व्यापार करने आए थे दोस्तों आपके गुजरात राजस्थान में, इन्होंने घोड़ी वापस नहीं लौटाए। और नहीं लौटाने पर दोस्तों कंडीशन क्या हुई? मल्लीनाथ जी ने जब रावचोड़ा को अपने पास बुलाया और पूछा कि तू इनके घोड़े वापस कर दे, लेकिन दोस्तों रावचोड़ा ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया कि मैं इनके घोड़े आज दूँ वापस, न कल दूँ। तो ऐसी कंडीशन में दोस्तों मल्लीनाथ ने रावचोड़ा को क्या कर दिया? अपने क्षेत्र से निष्कासित कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? अपने क्षेत्र से निष्कासित कर दिया। किसने किया दोस्तों? राव मल्लीनाथ ने। और जैसे अपने क्षेत्र से निष्कासित किया तो कंडीशन क्या होती है वो बताता हूं दोस्तों मैं आपको। याद रखना दोस्तों, व्यापारियों के घोड़े रावचोड़ा द्वारा नहीं लौटाने पर मल्लीनाथ ने इन्हें क्षेत्र से क्या कर दिया दोस्तों? क्षेत्र से निष्कासित कर दिया। किसको कर दिया दोस्तों? रावचोड़ा को निष्कासित कर दिया। यानी आप मैं कह सकता हूं खेड़ बाड़मेर से रावचोड़ा को क्या कर दिया? निकाल दिया। अब इसके बाद घटना क्या होती है